अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 27 दिन बाद तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कल उनकी बहन उज़्मा खान से मुलाकात हो गई और ऐसा लग रहा था कि मुलाकात में इमरान खान की तरफ से हुकूमत को टफ टाइम देने और एहतजाजी तहरीक का वाज़ह लाएअमल सामने आएगा। मगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तो तनकीद की, मगर साथ ही अपने पार्टी अरकान की वफादारी पर भी सवालात उठा दिए। उन्हें मीर जाफ़र मीर सादिक करार दे दिया। इमरान खान ने अपनी पार्टी की सियासी कमेटी पर सवालात उठाते हुए सियासी कमेटी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और तमाम इख्तियारात सलमान अकरम राजा को दे दिए हैं। साथ ही इमरान खान ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में अपने पार्टी अरकान की शिरकत को शर्मनाक करार दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान के एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट में लिखा है कि मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। हाई कोर्ट की अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। पोस्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, जहनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। पोस्ट में मज़ीद लिखा है कि विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों की मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के मीर सादिक और मीर जाफ़र हैं। NDU वर्कशॉप में तहरीक इंसाफ के लोगों की शिरकत शर्मनाक है। एक जानिब हम लोग हर किस्म की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब जब हमारे ही लोग हम पर जुल्म ढाने वालों से समाजी ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशें करते हैं तो मुझे इंतहाई तकलीफ़ होती है। इमरान खान ने सुहेल आफरीदी के हवाले से पोस्ट में लिखा कि सुहेल आफरीदी काबिल तारीफ़ है क्योंकि जबर के इस माहौल में वो मुफाहमत के बजाय मज़ाहमत को तरजीह दे रहा है। सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूँ कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलता रहे और गवर्नर राज की धमकियाँ लगाने वाले कल की बजाय आज लगा दें और फिर देखें उनके साथ होता क्या है। किसी भी कस्म की तहरीक के लिए जो भी कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से दी जाए, तमाम तहरीक इंसाफ उस पर अमल करे। पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि मैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी आज ख़त्म कर रहा हूँ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाएं जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और इस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खटक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूँ। इमरान खान की बहन उज़्मा खान ने भी कल मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि NDU की तकरीब में पार्टी अरकान की शिरकत पर इमरान खान डिस्टर्ब हुए हैं। जो विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। NDU की और इन जगह इस किस्म की तो वो और इनके पार्टी वाले अंदर किस पार्टी के लोगों ने शिरकत की है, वो इतने डिस्टर्ब हुए, कहते हैं हम इतनी तकलीफ दे जेल काट रहे हैं और जिन लोगों ने हमें जेल में डाला हुआ है आप उन्हीं के पास जाके आप वहाँ उनके साथ आप सोशलाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा पार्टी का जो भी मेरे पार्टी वाले जो विकेट के दोनों साइड पे खेलेंगे उनकी मेरे पार्टी में कोई जगह नहीं है। यानी इमरान खान ने अपनी ही पार्टी अरकान की वफादारी पर सवालात उठा दिए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी की खबर के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में अरकान कौमी असम्बली बैरिस्टर उमैर नियाजी, शाह अहद, आदिल बाज़ई, सनाउल्लाह मस्ती खैल और सुहेल सुल्तान ने शिरकत की। इसके अलावा सेनेटर मिशाल यूसुफजई, डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी, खैबर पख्तूनख्वा से रुकन सूबाई असम्बली आसिफ महसूद और शेर अली आफरीदी और पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली नादिया अखर शरीक हुई। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाइस्ता खोसा भी वर्कशॉप में शरीक हुई। खबर के मुताबिक शाइस्ता खोसा के अलावा तमाम अरकान असम्बली ने शिरकत की जिम्मेदारी पार्लिमानी पार्टी पर डाल दी। खबर के मुताबिक इन अरकान ने वर्कशॉप में शिरकत को पार्लिमानी पार्टी की हिदायत से जोड़ दिया और कहा कि हमें पार्लिमानी पार्टी की तरफ से वर्कशॉप में शिरकत के लिए नामजद किया गया। 90% अरकान असम्बली इससे पहले भी वर्कशॉप्स में शरीक हो चुके हैं। खबर के मुताबिक इन अरकान ने यह मौका अख्तियार किया है कि कोई वाज़ेह पॉलिसी ना थी, अगर कोई अहकामात होते तो हम बिल्कुल शरीक ना होते। हम पार्टी के पाबंद हैं और वाज़ेह पॉलिसी ना होने के बावजूद माजरत ख्वाह हैं। अरकान ने मौका अख्तियार किया कि वर्कशॉप में 50 पार्लियामेंटेरियन और 40 सिविलियन शरीक थे। हैदर शराजी की खबर के मुताबिक इमरान खान ने NDU वर्कशॉप में शिरकत करने वाले अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं को पार्टी से निकालने का हुक्म दे दिया है। इसके बाद वर्कशॉप में शरीक अरकान ने इमरान खान और पार्टी से वफादारी का हल्फनामा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके अलावा हैदर शराजी की खबर के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती और कौमी असम्बली के स्पीकर ने मुशावरत से नाम दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती असम्बली फ्लोर पर वर्कशॉप में नाम भिजवाने पर वजाहत करेंगे। स्पीकर की वजाहत और पार्लिमानी पार्टी का मौक़िफ़ इमरान खान और सलमान अकरम राजा के सामने रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक वर्कशॉप में
शरीक अरकान ने पार्टी से निकालने के अहकाम रोकने की अपील की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से बात करते हुए सुरैया बीबी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर आर्मी चीफ और ओहदेदारों ने ब्रीफिंग दी कि किसी रुकन ने इमरान खान या ऑपरेशन पर बात नहीं की, क्योंकि ये ब्रीफिंग थी, महदूद सवालात थे, या गैर सियासी फोरम था। इस पर ऑपरेशन या सियासी फैसलों पर सवाल या बात नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, इनमें से अक्सर अरकान असम्बली सोशल मीडिया पर वजाहतें पेश कर रहे हैं, माजरत कर रहे हैं और इमरान खान से अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क मुक़ीम रहनुमाओं और हामियों की तरफ से उनकी तस्वीर शेयर करके उन्हें टाउट करार दिया जा रहा है, उनकी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई ने सोशल मीडिया पर अपनी वजाहत देते हुए लिखा कि मैं ज़ाती मसरूफियात और तरजीहात की वजह से शिरकत नहीं कर सकी। साथ ही उन्होंने मज़ीद लिखा कि ये एक एकेडमिक वर्कशॉप थी और इसमें माजी में मौजूदा PTI के 90% पार्लियामेंटेरियन शिरकत कर चुके हैं, हता कि पिछले साल भी हमारे अरकान ने NDU में शिरकत की थी। अगर पिछले साल ही रोक दिया जाता तो पॉलिसी वाज़ेह होती तो कोई जाने की गुस्ताखी ना करता। इसके अलावा उमैर नियाज़ी, सनाउल्लाह मस्ती खैल, सैयद अहद शाह, आदिल बाज़ई, नादिया फारूक खर और सुरैया बीबी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी वजाहतें दी हैं। सुरैया बीबी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और इमरान खान का ही वफादार हूँ। हमें इमरान खान साहब ने ही पार्टी और पार्लिमानी डिसिप्लिन का पाबंद बनाया है। हम NDU खुद नहीं गए, पार्लिमानी पार्टी ने हमारे नाम दिए और हम पार्टी की हिदायत पर गए। मगर बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने सुरैया बीबी की पोस्ट को कोट करके लिखा कि हु रोट द स्क्रिप्ट फॉर यू। इसलिए कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, कम अज़ कम मुअन्निस मुज़क्कर ही बदल लेना था और ये भी बताएं कि किसके कहने पर गए आप लोग, ताकि लोग इसकी भी खातिर कर लें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रुकन सूबाई असम्बली नादिया खर की वीडियो शेयर करके शहबाज गिल ने लिखा कि और ये नादिया खर साहिबा किसका दिया हुआ तोहफ़ा है PTI को, कोई बताएगा। ये तो खैर से मरीम नवाज़ को भी मिलकर आई हैं इसी NDU के सिलसिले में और बलूचिस्तान से लेकर हर जगह पहुंची हैं मोहतरमा। पढ़ले दर्जे की जड़ेली टाउट हैं ये, इनको जल्द से जल्द नून लीग में ट्रांसफ़र करें। इसके अलावा बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू ने एक और पोस्ट में लिखा कि वो लोग जो इमरान खान की गैर कानूनी कैद और तशद्दुद के पीछे हैं, जो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, वो PTI के मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को मेंशन करके लिखा कि आपको इसी के मुताबिक कदम उठाना होगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसे लोग सूरत हाल का गलत फ़ायदा ना उठाएं। मरियम भट्टू ने तस्वीर भी शेयर की जिनमें सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आज स्पीकर कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की। जब उनसे NDU में PTI अरकान की शिरकत के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान से मुलाकात के बाद इस पर मजीद वजाहत लेंगे। कि जो NDU का कोर्स करने वाले आपके अरकान हैं वो पार्टी पॉलिसी के तहत गए या खुद से गए, क्या पोजीशन है सवाल? देखिए, इसके बारे में तो आपको पता है NDU एक कोर्स है जो कि रूटीन में होता है, लेकिन जो इनकी मुलाकात हुई है उस मुलाकात पे पार्टी को कंसर्न है। मैं समझता हूँ कि इसके दौरान अभी खान साहब के साथ एक और भी मुलाकात करी है, क्योंकि मुख्तसर मुलाकात थी, तो हम मज़ीद भी इस पर क्लियरिटी चाहेंगे कि खान साहब के मज़ीद भी इस पर क्लियरिटी आ जाए। कल इमरान खान के अकाउंट से पोस्ट शेयर होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा ने एक्स पर लिखा कि आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए है, वकील को केस से मुताल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही है, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। फैसल वाडा ने मजीद लिखा कि वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सालार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात के हवाले से अंदर की खबरें सामने आ रही हैं कि अचानक 27 दिन बाद ये मुलाकात कैसे हुई, इस हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने ज़राए से खबर दी कि ज़राए के मुताबिक अडियाला जेल में इमरान खान की बहन उज़मा खान की मुलाकात बातचीत के नतीजे में हुई है। मुलाकातों में डेडलॉक का खात्मा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कोशिशों के नतीजे में हुआ। ज़राए का कहना है कि पहले बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान से मुलाकात का कहा गया था, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि पहले बहनों का हक है, लिहाजा किसी एक बहन को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। कल जुमेरात है, इमरान खान से वकला और सियासी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेज दी है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक, अरकान सूबाई असम्बली अरशद अयूब, रियाज खान, आसिम खान और शफकत अयाज के नाम शामिल हैं। आम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा था कि अगर मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो मंगल को इमरान खान की बहनें और जुमेरात को तहरीक इंसाफ के अरकान अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। इमरान खान से 27 दिन बाद मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? मुलाकात के बाद पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती है जब इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं, सियासी कमेटी को तहलील कर रहे हैं? नुमाइंदा जियो न्यूज़
शब्बीर डार जो कल अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अंदरूनी मामलात के हवाले से हम खबरें सामने रख रहे थे, नुमाइंदा जी न्यूज़ हैदर शराजी की, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हैदर शराजी, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर मुलाकात हो गई, इस मुलाकात के लिए तो पीटीआई बहुत प्रोटेस्ट कर रही थी, कह रही थी किसी तरीके से मुलाकात हो, मगर मुलाकात के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर तो तनकीद की इमरान खान साहब ने, मगर अपनी पार्टी में मीर जाफ़र, मीर सादिक, एनडीयू वर्कशॉप पे जाने पर शदीद तनकीद, विकेट के दोनों तरफ खेलने का इल्ज़ाम, सियासी कमेटी को तहलील कर देना। क्या पार्टी खुद अंदर से हैरान व परेशान है कि ये हुआ क्या है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बानी पीटीआई के पैगाम को 3 हिस्सों में लिया है। पहला जो मौजूदा आर्मी चीफ्स के हवाले से गुफ्तगू है, इस पर पार्टी को बहुत ज़्यादा तशवीश है कि ऐसे वक्त में जिस वक्त मुलाकातों के हवाले से जब उन्हें इजाज़त मिली और कहा गया कि आप इस दौरान कोई सियासी गुफ्तगू ऐसी ना करें जो कशीदगी बढ़ाए, तो ये क्यों फौरी ऐसा रद्द अमल दिया गया। इस हवाले से पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने आज जो इन मुलाकातों के हवाले से मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि मोहसिन नकवी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो हमारे मोहसिन हैं इन मुलाकातों के हवाले से। लेकिन उसके बावजूद क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें कोई मुलाकातें ऐसे करने दी जाएंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुलाकात या डायलाग के हवाले से उस तरह का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा? तो ऐसे में पीटीआई के लिए ही मुश्किलात होंगी। और इस्लामाबाद समेत पेशावर में भी आज मीटिंग हुई है और पार्टी रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि सख्त मौक़िफ़ पीटीआई के लिए ही मुश्किलात पैदा करेगा। इसमें 2 मज़ीद नुकात हैं, एक एनडीयू में वर्कशॉप में शिरकत का और दूसरा सियासी कमेटी के हवाले से। एक तो सियासी कमेटी की हद तक पार्टी की मरकज़ी रहनुमा वो इत्तफाक कर रहे हैं कि सियासी कमेटी की तहलील का फैसला दुरुस्त है, क्योंकि इससे कबल आखिरी जो इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का बानी का फैसला था, ये सियासी कमेटी मुख्तलिफ मौक़ों पर बानी के पैगामात को या उनके फैसलों को तब्दील करने का सबब बनती रही। तो इस वजह से भी उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि ये सियासी कमेटी चूंकि फैसला नहीं कर पा रही थी, तो इसको तहलील किया जाना दुरुस्त है। तीसरा जो एनडीयू वर्कशॉप के हवाले से है, एनडीयू के हवाले से, वर्कशॉप के हवाले से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने ये नाम दिए थे और शरीक होने वाले अफराद से ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है 4-10 कोर और इसके अलावा चारों सूबाई वज़राए आला से हमारी मुलाकात हुई, मिलिट्री ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई और मरियम नवाज से पीटीआई के किसी भी रहनुमा ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम उस मुलाकात में नहीं गए। इसके अलावा मिसाल यूसुफजई फील्ड मार्शल की उस मुलाकात में मौजूद नहीं थी, बाकी रहनुमा मौजूद थे। और ये मजमूई तौर पर नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के हवाले से अब पीर के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर ऐवान के सामने अपना मुद्दा रखेंगे और पीटीआई के अपने सीनियर रहनुमा ये अब समझते हैं कि बानी पीटीआई को इस हवाले से दोबारा आगाह किया जाएगा कि इससे कबल भी नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जैसे मामलात पे पार्टी के मुतअद्दिद सेनेटर्स और मेंबरान असेंबली जाते रहे हैं। और इससे कबल सुहेल आफरीदी जब वजीर नहीं बने थे तो उससे कबल भी गुज़श्ता बरस उनका नाम इस नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में आया था, तो फिर बाद में वो वजीर बन गए। तो लिहाजा स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और पार्लिमानी पार्टी बानी पीटीआई को एक मरतबा फिर पैगाम भेजेगी कि इस पर नज़रसानी की जाए। लिहाजा जो फील्ड मार्शल के हवाले से जो बयानात हैं उस पर पार्टी समझती है ऐसे बयानात नहीं होने चाहिए। दूसरा एनडीयू की वर्कशॉप के हवाले से भी वो बानी के मौक़िफ़ से हटकर एक नया मौक़िफ़ देते हुए उन्हें राय देना चाहते हैं कि इस फैसले को तब्दील किया जाए, जबकि सियासी कमेटी की तहलील के फैसले को पार्टी सराहती नजर आ रही है। और आप बताइएगा शब्बीर डार, कल आप रिपोर्ट कर रहे थे सारा दिन, मुलाकात से पहले, मुलाकात के बाद के वाक़यात, फिर आपने अंदर की कहानी भी आवाम के सामने रखी, जो आपकी खबर है वो हमने आवाम के सामने रखी। मुलाकात से पहले और मुलाकात के बाद के हालात वाक़यात पे, और फिर इस वक्त पार्टी क्या सोच रही है, आपके पास क्या खबर है? जी शाहजेब साहब, गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल रही है वो आपके सामने है। अलीमा खान ने 2 धरने दिए अपनी बहनों के हमरा, और इसी तरह चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल आफरीदी ने भी पूरी रात वो अडियाला जेल के बाहर बैठे रहे और सुबह वो फिर वापस आ गए। लेकिन जो कल की मुलाकात हुई है डॉक्टर उज़्मा खान की बानी पीटीआई से,
उस हवाले से हमारे पास जो खबर कल आई है उसमें जराए ने ये बताया है कि ये जो मुलाकात हुई है ये बातचीत के नतीजे में ही हुई है, और ये जिस चैनल के जरिए हुई है ये वही चैनल है जिस चैनल के जरिए अली मीन गंडापुर पर मुलाकात करने का इल्जाम लगता था। और जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि इस पूरी जो बातचीत हुई है मुलाकात कराने की, इसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब का अहम किरदार है, और इसमें राना सनाउल्लाह साहब और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब और स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक भी शामिल थे, और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी लूप में थे। पहले बैरिस्टर गौहर खान साहब को बताया गया था आप जाके मुलाकात करें, क्योंकि जो हाइप क्रिएट हुई है, इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया है, बल्कि इंडियन मीडिया ने तो इमरान खान के इंतकाल की खबरें भी चलाई। जो पूरी जो सूरत हाल बनी थी इसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब को कहा गया था कि आप जाके मुलाकात करें और हाल अहवाल पूछ के आए, उनकी सेहत जैसी भी है जो भी है वो आप फिर बता दें उनको। तो बैरिस्टर गौहर खान साहब ने उनके सामने ये बात रखी कि मेरी जो बात है वो ज्यादा वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि जाहिर है जब पीटीआई के रहनुमा मिलते हैं बहनों को शायद इस पे ज्यादा यकीन नहीं आता, लिहाजा आप किसी बहन को मुलाकात दे दें। उसके बाद ये तय पाया कि उज़्मा खान को मुलाकात दी जाएगी। अच्छा, दिलचस्प बात यह कि ये मुलाकात जो है जो पीटीआई ये कह रही है कि जो धरने दिए उन्होंने या जो प्रोटेस्ट किया, जो वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई है, उसके नतीजे में ये मुलाकात हुई है। हमारी हुकूमती साइड से भी बात हुई, हमारी रावलपिंडी इंतजामिया पुलिस से भी बात हुई और भी दीगर लोगों से बात हुई। उनका कहना है कि ये मुलाकात जो है ये धरनों के नतीजे में नहीं हुई, क्योंकि कल जो सूरत हाल थी, जो परसों सेक्शन 144 नाफिज की गई थी रावलपिंडी में, उस हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात बाकायदा तौर पर मुकम्मल थे, बैकअप पे सिक्योरिटी रखी गई थी, और पूरा ये प्लान था कि जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन करने आएगा, जो भी लोग यहाँ पर धरना देने आएंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये फैसला हो चुका था, लेकिन कल सुबह जब ये डेवलपमेंट हुई और उसके बाद मेरा ख्याल है अलीमा खान को भी ये बात बताई गई थी, क्योंकि कल जब अलीमा खान मुलाकात के लिए आई तो एक तो उनको रोका नहीं गया, और जो अडियाला जेल का आखिरी नाका है गोरखपुर, वहां पे उनको जाहिर रोका जाता है, सिर्फ वहीं पे रोका गया। और जब उनको रोका गया तो अलीमा खान का मामूल है कि वो जाके पुलिस अफसरान से बातचीत करती है, तल कलामी भी होती है, वो जिद करती है अडियाला जेल जाने की, लेकिन जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन कल जब वो आई तो वो पहले ही एक साइड पे हो गई, और मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बातचीत आपने आज नहीं की, ना आपने आगे जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे, अगर मुलाकात देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देते हो हम देखेंगे। मैंने कहा अगर मुलाकात नहीं दी गई तो क्या आप धरना देंगे, यहाँ बैठे रहेंगे? उन्होंने धरने का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं हम इंतजार करेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद पुलिस हुकाम की जानिब से उनको बताया गया कि डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात है आज और उनको इजाजत मिली हुई है। उसके बाद करीबन यानी 2 से तकरीबन 2:15 2:30 बजे उनको ये कन्वे किया गया, और उसके बाद 4:10 पर यानी 1.5 घंटा करीबन तीनों बहनों की सलमान अकम राजा के साथ करीबन 1.5 घंटा ये मुशावरत जारी रही। और उस मुशावरत के नतीजे में जो है जो अंदर से जो पैगामात आए, जो फैसले इमरान खान साहब ने सुनाए हैं, और जराए का कहना है कि ये उसी मुशावरत के नतीजे में ये फैसले सुनाए गए, क्योंकि जो ब्रीफिंग हुई है उनकी वही ब्रीफिंग जब उन्होंने जाके खान साहब को बताई है तो खान साहब ने ये फिर फैसले सुनाए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने अंदर की राय। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम डेवलपमेंट हो रही है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कतर और तुर्की में पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात और हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजह से पाक अफगान तिजारत तकरीबन 2 महीने से बंद है और अफगानिस्तान को शदीद तिजारती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का इल्ज़ाम कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और इन हमलों में अफगानिस्तान में मुकीम कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दीगर कलअदम तंजीमों के दहशतगर्दों के साथ साथ बड़ी तादाद में खुद अफगान शहरी भी मुलविस हैं। मुज़ाकरात की नाकामी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाक अफगान सीज़ फायर पर सवालात खड़े हो गए हैं और किसी भी वक्त दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त तसादुम का खतरा पैदा हो गया था। बल्कि अफगान हुकूमत और अफगान मीडिया ने तो पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स का इल्ज़ाम भी लगा दिया था। फिर परसों अफगान मीडिया ने दावा कर दिया कि सऊदी हुकूमत की सालिसी में सऊदी अरब में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात हुए हैं और मुज़ाकरात का पहला दौर
बेनतीजा रहने की खबर भी सामने आई थी। पाकिस्तान की तरफ से ना इन खबरों की तरदीद की गई ना ही तस्दीक की गई। ताहम अब खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने खबर दी है कि सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत की सालिसी में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, बल्कि दोनों ममालिक में सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक भी हो गया है। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने सऊदी अरब में एक बार फिर अमन मुज़ाकरात किए हैं और जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। ये दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की ताज़ा कोशिश है। इस हवाले से 3 अफगान और 2 पाकिस्तानी हुक्काम, जिनमें से एक इस्तांबुल में मुकीम है, उन्होंने रॉयटर्स को बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताज़ा मुज़ाकरात सऊदी अरब में हुए हैं, जहाँ दोनों फरीक़ैन ने जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। अफगान तालिबान के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि पाक अफगान बातचीत सऊदी अरब की कोशिश के बाद हुई। हम मस्बत नताइज के हुसूल के लिए मजीद मीटिंग्स के लिए तैयार हैं। जबकि पाकिस्तानी हुक्काम ने बताया कि फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसियों और दफ्तर खारजा के अहदेदारों ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ताहम खबर के मुताबिक पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, पाक फ़ौज, अफगान तालिबान के तर्जुमान और सऊदी हुकूमत ने रॉयटर्स की जानिब से इस हवाले से तबसरा करने की दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। तुर्की और कतर के बाद अब सऊदी अरब की सालिसी में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें शाया हो रही हैं। पाकिस्तान का बुनियादी और वाहिद मुतालबा रहा है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए मौसर और काबिल तस्दीक इकदाम उठाएं। TTP समेत पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी सरपरस्ती करने से पीछे हट जाएं। उनके खिलाफ ऑपरेशनल और आइडियोलॉजिकल इकदाम उठाएं, मगर अपने इन इकदाम के हवाले से अफगान तालिबान ज़बानी नहीं बल्कि तहरीरी शक्ल में ज़मानत दें। मगर तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। इसी वजह से मुज़ाकरात नाकाम होने के साथ साथ आइंदा भी मुज़ाकरात का इम्कान बहुत महदूद हो गया था। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान सऊदी अरब में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने की खबरें दुरुस्त हैं, और क्या सऊदी अरब की सालिसी और असर रसूख से अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात मानने को तैयार हो जाएंगे। इस हवाले से बात करेंगे इन मामलात पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस से। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। और साहब, क्योंकि ऑफिशियली वर्जन नहीं आ रहा है, क्या वाकई मुज़ाकरात हुए हैं? क्या वाकई एक बार फिर इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज़ फायर को कंटिन्यू करेंगे और सालिसी सऊदी अरब ने की है? देखिए शाहजेब, आपके प्रोग्राम में ही हमने सबसे पहले इस बात पे बात की थी कि सऊदी अरब ने एक पेशकश की है दोनों ममालिक को, और सऊदी अरब ने ऑब्वियसली दोनों ममालिक से बैकग्राउंड में काफ़ी बातें की थी, जिसके बाद ही जो है ये मीटिंग तय पाई थी। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये मीटिंग जो है वो संडे की रात से जो है मंडे की सुबह तक जो है वो चली थी, और मंडे को ही जो है पीर के दिन ही वफद जो है दोनों ममालिक के वापस आ गए थे। जहाँ तक मेरी हुक्काम से बात हुई है, ऑब्वियसली इसमें कोई ऑफिशियल वर्जन तो देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कुछ अफगान जो इंटेलेक्चुअल्स थे और जो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने ज़राए के बेसिस पर जो है ये बात जो है वो ज़रूर बताई है कि बातचीत तो ज़रूर हुई है, और ऑलमोस्ट जो इसमें जो लोग शामिल थे वही लोग थे जो तुर्की के अंदर थे आखिरी मीटिंग के अंदर, वही डेलीगेशन का ऑलमोस्ट जो है सेम्बलेंस है। जो बातचीत की जो है बात हुई, उसका तरीकाकार भी यही सामने आया कि जो डिमांड लिस्ट पाकिस्तान की साइड से थी वो तो हैंड ओवर कर दी गई, और कहा कि यही डिमांड है कि जब तक जो है अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगी, तब तक जो है कोई रद्द-ओ-बदल तो देखने में आएगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का अंदिया जो है वो दिया गया कि सीज फायर इंटैक्ट है। लेकिन ये सीज फायर इंटैक्ट होने की वजह शाहजेब, मैं एक ये बता दूं कि एक सीज फायर इंटैक्ट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है, क्योंकि जब भी हम ये स्टेटमेंट्स जो है वो सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई जंग सा समा है। ऐसा है नहीं, और दोनों ममालिक नहीं चाहते कि एस्केलेशन जो है वो बॉर्डर पर दोबारा हो। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अटैक होगा तो पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान ने भी और दीगर जो लोग हैं जिनसे इसके बाद भी जो है मेरी बात हुई, वो इस बात पर एडमेंट है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई बड़ा अटैक होगा तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो जरूर दिया जाएगा। बाकी आज आपके प्रोग्राम से पहले मेरी एक अफगान जो है सीनियर ओहदेदार से जो है वो बात हुई, जो इस टाइम भी सऊदी अरब में थे, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मुज़ाकरात तो हुए हैं लेकिन उसमें कोई मौजूदा कोई इतनी बड़ी पेशरफ्त नहीं आई। हाँ, अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि गैर रस्मी तौर पर कुछ चैनल्स हैं जो वो ओपन करना चाहते हैं ताकि इन मसाइल को टेबल के अक्रॉस बैठकर जो है कोई मसले का हल निकाला जा सके। अच्छा, मगर मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर कतर में जब मुज़ाकरात हुए, फिर जो तुर्की में हुए, अब तो ख़ुद हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, वो ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान तो तैयार था स्ट्राइक्स के लिए, और जो निशाना है वो पता था पाकिस्तान के कहाँ पर हाइड आउट्स हैं, मगर कतर ने मुदाखलत की, रोका, मगर उसके बावजूद भी ब्रेक थ्रू तो नहीं हो सका। ख़बरें यही आती रहीं कि नहीं माने अफ़गान तालिबान। अब क्या ऐसा है कि कोई तवक्को रखी जाए? अब सऊदी अरब भी इन्वॉल्व हो गया है, तो क्या ज़्यादा लेवरेज रखता है कि बात आगे बढ़ सके?
देखिए, लीवरेज तो रखता है, ऑब्वियसली एक रिलीजियस सिंबोलिज्म है और उसकी बात को अफगानिस्तान के अंदर तो वजन जो है वो दी जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि जितने अफगान जो अहदेदार हैं जिनसे बात हुई तो ऑब्वियसली उसको वो काफ़ी वेटेज जो है वो देते हैं। लेकिन वो परेशानी है शाहजेब दूसरी तरफ से भी, हालांकि अफगानिस्तान का जो तर्ज हुकूमत है शायद उसमें ऐसी बातें जो है वो नज़र नहीं आती जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडिया पर ऐसी पाबंदी है और लोग खुल के बात नहीं कर सकते। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो लोग जिन लोगों ने ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में अफगानिस्तान में हजारों डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए हैं वो इस वक्त काफी तकलीफ में हैं। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि बॉर्डर का जो है वो एरिया जो है वो खुल जाए और ये तिजारत जो है वो वापस शुरू हो। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान इस बात पर भी एडमेंट है कि जब तक TTP का मसला हल नहीं होता और इस तरफ जो है वो बातचीत नहीं जाती कि कोई कॉन्क्रीट हल आए और अफगानिस्तान की हुकूमत कोई डॉक्यूमेंट साइन करे, तब तक तो मुझे मुश्किल लगता है। आई डोंट सी कि इसमें कोई हेड पे जो है वो नजर आता है। मतलब ज़ाहिर ट्रेड बंद है, ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान का हो रहा है, मगर उसके बावजूद जो वहाँ से स्टेटमेंट्स आते हैं वो इस किस्म के कि जी हम अब मुतबादिल की तरफ गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान के ज़रिए, चाबहार के ज़रिए और या फिर दीगर ममालिक के ज़रिए कोशिश की जाए। तो क्या वहाँ पर वाकई कोई दबाव बढ़ रहा है इस ट्रेड के बंद होने का, या कोई दबाव नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बयानात तो ऐसे आते हैं कि जैसे जी हम मुतबादिल की तरफ चले जाएंगे, ताजिर भी ना पाकिस्तान के रास्ते सामान लेकर आए। चाहे वो सारी सोशल मीडिया जो है वो ऑप्टिक्स है। हकीकत यही है कि जो रास्ता 2-3 हज़ार साल के लिए जो है वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता हुआ आ रहा है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप उसको बदल दें। बल्कि अगर आप इंडियन डिज़ाइन उसमें देख लें या ईरानियन डिज़ाइन देख लें या इवन सेंट्रल एशियन मार्केट्स जो है वो देख लें, तो उसको बनाने में, वो रूट्स बनाने में ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 10 साल जो है वो लगेंगे। और मैं आपको अगर सिंपल लॉजिक से भी बताऊं, अगर इंडिया जो है वो फ्रेट प्राइस वो $1 पर kg जो है वो रखता है, तो आप ट्रांजिट ट्रेड का क्वांटम जो है वो देख लें, 33,000 टन जो है वो एक टाइम पर जो है वो ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पाकिस्तान से जाता है और वो अफगानिस्तान पहुंचता है। तो कौन सा जहाज होगा जो 33,000 टन जो है वो ले जाएगा और फिर उसी रेट में जो है उनको पड़ेगा? बट दैट इज नॉट ऑल्सो द सोल्यूशन, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम है वो टाइमिंग का भी है। अगर आप ये सारे फूड आइटम्स और सारी चीजें ईरान से जो है वो राउट करने की कोशिश करते भी हैं, तो तब भी वो दुबई में रुकेगा और तकरीबन उसको 2 माह लगेंगे जो है अफगानिस्तान जो है वो पहुंचने में, जो पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 7 दिन के अंदर जो है वो चीज जो है वो पहुंच जाती है। तो टाइम डिस्टेंस और ये सारे वेरिएबल्स अगर आप रह लें तो सोशल मीडिया ऑप्टिक्स अलहदा है, लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। ऑब्वियसली तालिबान की हुकूमत की तरफ से जो बयान आते हैं, कोई भी मुल्क अगर आप उनकी पोजीशन से जो है वो देख लें तो ऑब्वियसली वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे जो अपने लोगों को मायूस नहीं करना चाह रहे होंगे। और सोशल मीडिया ऑप्टिक्स और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तो कंट्रोल्ड एक सेशन जो है वो बन सकता है जिसके जरिए वो ऑप्टिक्स नजर आए, लेकिन हकीकत यही है कि जो 47% डायरेक्ट और 67% इनडायरेक्ट रिलायंस हमेशा से पाकिस्तान पे रही है, इसको बदलना जो है एक तकलीफदेह अमल जो है वो रहेगा अफगानिस्तान के लिए। मतलब सालिश पढ़ते हैं, उसके बावजूद ब्रेक थ्रू नहीं हो पाता, उनका स्टांस भी अग्रेसिव होता है। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे होते हैं, मगर ताजिकिस्तान में वाक़या हो, चीनी शहरी मारे जाएं तो तालिबान ताउन की बात करते हैं, इस बात को डिनाई नहीं करते कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हुई है। ये पाकिस्तान की तरफ इतना अग्रेसिव रवैया, वहाँ पर इतना कोऑपरेटिव एटीट्यूड, वजह क्या है? देखिए, कोई भी मुल्क अगर आप देख लें और खुसूसी तौर पर तालिबान के हवाले से, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में मसला है वो तालिबान के हवाले से, तो जब अफगानिस्तान जब ऐसा रवैया रखता है कि वो तालिबान के सपोर्ट में आकर एंटी पाकिस्तान जो है वो एक स्टांस जो है वो लेता है, तो उसमें ऑप्टिक्स बहुत क्लियर है कि वो तहरीक तालिबान को ना सिर्फ कवर कर रहे हैं बल्कि उनको इस्तेमाल भी जो है वो कर रहे हैं। जहां तक ताजिकिस्तान और चाइना का जो है वो सवाल है, तो ऑब्वियसली क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात खराब थे, तो अगर आप वो सारे जो है वो सारे शवाहिद जो है उठा के देख लें और जो ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ऑब्वियसली एक चाइना फैक्टर इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान से तो वो ट्रेड जो है ऑलमोस्ट जो है वो बंद हो चुका है, पाकिस्तान ने एक स्टैंस लिया है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है कि अगर तालिबान ये क्लेम भी कर रहे हैं कि उन्होंने वो वेरियस ग्रुप्स रखे हुए हैं जो सिर्फ TTP नहीं है बल्कि दूसरे ममालिक को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लगता नहीं है कि उनके उन ग्रुप्स के ऊपर पूरा कंट्रोल है और अब वो नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते व्हाइट हाउस के करीब होने वाले फायरिंग के वाक़े में अफगान पनाह गुज़ीन रहमानुल्लाह लखनवाल के मुलव्विस होने के बाद अमरीका ना सिर्फ अफगान शहरियों बल्कि कुछ दीगर ममालिक के शहरियों के हवाले से भी सख्त इक़दाम उठा रहा है। पहले तो सिर्फ अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीनों की दोबारा जाँच पड़ताल और असाइलम की दरख्वास्तों पर कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। अफगान पासपोर्ट पर अमरीकी वीज़ा रोक दिया गया। साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से अफगानिस्तान समेत हाई रिस्क
करार दिए गए। 19 ममालिक से अमेरिका माइग्रेशन या हिजरत पर फौरी पाबंदी लगा दी गई और अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से मज़कूरा 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले पनागुज़ीनों या तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें, जिनमें ग्रीन कार्ड और अमेरिकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल हैं, उन पर कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दी गई है और इसकी वजह कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के खदशात को करार दिया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक ये वो ममालिक हैं जो रवां साल जून में ट्रंप इंतज़ामिया के फैसले के बाद पहले ही सख्त सफरी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। इन ममालिक में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बर्मा, तुर्कमानिस्तान और वेनेजुएला भी शामिल हैं। गुज़िश्ता जुमे को सदर ट्रंप ने किसी मुल्क या लिस्ट का नाम लिए बगैर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अमेरिका हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था और बाद में ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों ने बताया था कि सदर ट्रंप का इशारा इन्हीं 19 ममालिक की तरफ था। परसों अपने सरकारी तैयारे एयरफोर्स वन में सहाफ़ी का सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने मजीद कहा कि असाइलम की मुअत्तली लंबे अरसे के लिए होगी। हम नहीं चाहते कि ये लोग यहाँ आएँ क्योंकि इनमें से कई लोग अच्छे नहीं हैं और उन्हें हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने रिवर्स माइग्रेशन के अपने मौक़िफ़ पर भी तबसरा किया। How long does your administration plan to pause asylum into the U.S.? I think a long time. We don't want those people because many of them are no good and they shouldn't be in our country. What do you mean by reverse migration? It means get people out that are in our country, get them out of here. I want to get them out. We got a lot of people in our country that shouldn't be here and they came in through Biden and he was the worst president in the history of our country. इसी तरह ट्रूथ सोशल के ज़रिए भी सदर ट्रंप इमिग्रेशन के हवाले से सख्त पैगाम जारी कर रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि बाइडेन, कमला हैरिस और साबिका इंतज़ामिया ने हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। उन्होंने हर किसी को बगैर किसी जांच पड़ताल और तस्दीक के अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ने एक और पोस्ट में लिखा कि हमें तेज़ी से अपने मुल्क से बुरे लोगों को निकालना होगा। बाइडेन इंतज़ामिया और धांधलीज़दा इंतखाबात ने अमेरिका के साथ जो किया उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अहम बात यह है कि वाशिंगटन में फायरिंग के एक वाक़े की बुनियाद पर अमेरिका में मुक़ीम वो अफ़गान शहरी जिन्होंने अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हुकूमत और फ़ौज की मदद की थी या अमेरिका का साथ दिया था, उन्हें बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप इंतज़ामिया बयानिया बना रही है कि बाइडेन दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत बगैर जांच पड़ताल के अफ़गानिस्तान से अमेरिका लाए गए अफ़गान शहरी अमेरिका के लिए ख़तरा हैं और ये अफराज जराइम में मुलव्वस हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने पहले ही ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में मुक़ीम अफ़गान शहरियों की दोबारा जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है। साथ ही अफ़गान पासपोर्ट पर अमेरिकी वीज़े पर आर्जी पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी हुक्काम दावा कर रहे हैं कि वाशिंगटन फायरिंग वाक़े से तकरीबन एक दिन पहले एक और अफ़गान शहरी मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाइडेन इंतज़ामिया के ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अफ़गानिस्तान से अमेरिका लाया गया था। महकमा होमलैंड से क्या दावा है। अफ़गान पनागुज़ीन मोहम्मद दाऊद ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट की और इरादा जाहिर किया कि वो टेक्सास में फोर्ट वर्थ एरिया में एक इमारत को निशाना बनाने के मकसद से बम तैयार कर रहा है। इस शख्स को टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी और FBI ने गिरफ्तार किया था और इस पर दहशतगर्दी की धमकी देने का चार्ज लगाया गया है। साथ ही इस एक दहशतगर्दी के वाक़े से आगे बढ़कर ट्रंप इंतज़ामिया ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाए गए अफ़गान तारिकीन वतन या पनागुज़ीनों की मनफी तस्वीर कशी भी कर रही है और उन्हें ख़तरनाक जराइम से जोड़ रही है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कुछ अफ़गान पनागुज़ीनों की मिसालें देते हुए कहा कि बदकिस्मती से बाइडेन की जानिब से अमेरिका आने वाले ख़तरनाक अफ़गान शहरियों की ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है। And unfortunately, this is not the only example of a dangerous Afghan who was let in by Joe Biden, who went on to harm the American people. There was an Afghan national who was let into the country under the Biden administration through Operation Allies Welcome, who shot and wounded 2 Fairfax, Virginia police officers during a routine traffic stop. He was killed by return fire after declaring, quote, "I should have served with the explicitive Taliban." 2 Afghan nationals were given legal status by the Biden administration as well, who were arrested and prosecuted for plotting a terrorist attack in Oklahoma just before Election Day in 2024. We all remember that. They possessed hundreds of rounds of ammunition and had pledged their allegiance to ISIS. There was also an Afghan national who was on the terror watch list who was apprehended by Border Patrol in 2024, but then he was released into our country by the Biden administration. And that individual was later arrested again after being allowed to live in the U.S. at large for over a year. Another one, a criminal illegal alien from Afghanistan, was arrested by ICE in 2025, convicted of second-degree assault. I have several more examples here. I'm happy to provide them to anyone in this room. इससे पहले अमेरिका के महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया था और इस तरह की तफसीलात बताई थी और बाइडेन इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया था। थ्रेड के मुताबिक हज़ारों गैर तस्दीकशुदा अफगान एलियंस ने अमरीकियों को नुकसान पहुँचाया और दहशतगर्दी का शिकार बनाया क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया ने हमारे माशरों को
मुजरिमों, दहशतगर्दों और दूसरे खतरात से भर दिया था। ये चंद एक मुजरिम हैं जिन्होंने अमरीकी मेहरबानी का बदला वायलेंस की शक्ल में दिया। ज़बीउल्लाह महमद नामी अफगान शहरी को बाइडेन इंतजामिया ने अमेरिका में रीसेटल किया था। उस पर एक 9 उम्र लड़की का रेप करने का इल्ज़ाम है। इसी तरह अफगान शहरी अब्दुल्ला हाजीज़ादा और नासिर अहमद तौहीदी को बाइडेन इंतजामिया ने लीगल स्टेटस दिया था। ये दोनों अफराद 2024 के इलेक्शन के दिन ओक्लाहोमा में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया। इन दोनों अफराद के पास सैकड़ों गोलियां थीं और इन्होंने दाइश के साथ अपनी वफादारी का अहद किया था। इसके अलावा अफगान शहरी जमाल वली को बाइडेन इंतजामिया के दौर में ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अमेरिका लाया गया। उन्होंने फरवरी 2024 में वर्जीनिया में एक मामूल के ट्रैफिक स्टॉप के दौरान 2 पुलिस अफसरान को गोली मारकर जख्मी कर दिया था और ये भी कहा था कि मुझे तालिबान के साथ काम करना चाहिए था और फिर जवाबी फायरिंग में ये शख्स मारा गया। मगर इस सारे तनाज़े का एक और पहलू भी सामने आ रहा है जिससे ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ पर सवालात उठते हैं, तज़ादात सामने आते हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ ट्रंप इंतजामिया ये बयानिया बनाकर बाइडेन इंतजामिया पर तनकीद कर रही है कि अफगानिस्तान से अमरीका लाते वक्त अफगान पनाह गुज़ीनों की मुकम्मल छानबीन नहीं की गई और जराइम पेशा अफराद या दहशतगर्द अमरीका पहुँच गए, मगर वाशिंगटन फायरिंग वाक़े के मुलज़िम रहमान लकनवाल के हवाले से खुद होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि रहमानुल्लाह लकनवाल अफगानिस्तान में नहीं बल्कि अमरीका आकर इंतहा पसंदी का शिकार हुआ और हुकाम का ख्याल है कि ये उसकी अपनी आबाई कम्यूनिटी और रियासत से जुड़े रवाबित के ज़रिए हुआ। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने वाशिंगटन फायरिंग वाक़े पर रद्दअमल देते हुए कहा कि वाक़या एक इनफरादी फ़ेल था, इसका अफगानिस्तान की हुकूमत या लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की हवालगी के हवाले से एक अहम फैसला दिया है और ट्रायल कोर्ट का वो फैसला कलअदम करार दे दिया है जिसमें नाबालिग बच्चे को परवरिश करने वाले वालिदैन से हकीकी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म था। इस फैसले में बच्चे की अपनी मर्जी और उसकी फलाह बहबूद को ख़ास अहमियत दी गई है और अदालत ने बच्चे का अपना मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला दिया है। अहम बात यह है कि बच्चे के हकीकी यानी पैदा करने वाले वालिदैन ने पैदाइश के बाद अपनी मर्जी से बच्चे को परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले किया था जो हकीकी वालिद के सगे भाई भी हैं। साथ ही अदालत ने यह भी नोट किया कि बच्चे के हकीकी वालिद का बेटा परवरिश करने वाले वालिदैन की बेटी का शौहर है और उनके दरमियान इज़्दवाजी तनाज़ा चल रहा है और बच्चे की तहवील की इसी तनाज़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर दायर की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान के तहरीर करदा इस फैसले में लिखा है कि इस दरख्वास्त का पस मंज़र यह है कि रिस्पोंडेंट्स नाबालिग बच्चे के हकीकी वालिदैन हैं जो इस वक्त तकरीबन 13 साल का है। ये बात तस्लीम शुदा है कि रिस्पोंडेंट्स ने इस बच्चे की तहवील खुद दरख्वास्त गुजारों के हवाले की थी क्योंकि वो करीबी रिश्तेदार हैं और दरख्वास्त गुजार और रिस्पोंडेंट सगे भाई हैं। ताहम 4 मार्च 2022 को रिस्पोंडेंट्स यानी बच्चे के हकीकी वालिदैन ने दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के खिलाफ बच्चे की तहवील के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इसके बाद फैसले में केस की तफसीलात और मातहत अदालतों के फैसलों का हवाला देने के बाद लिखा है कि ज़ेरे गौर मामले पर बात करते वक्त ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एक बच्चा जिसे उसके हकीकी वालिदैन ने पैदाइश के वक्त या पैदाइश के 6 माह बाद अपनी मर्ज़ी से परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले कर दिया था और इन परवरिश करने वाले वालिदैन ने उसे 9 साल तक पाला और इस दौरान हकीकी वालिदैन की तरफ से कोई शिकायत भी सामने नहीं आई, मगर फिर एक दिन अचानक बच्चे पर यह इंकिशाफ कर दिया गया कि वो दरख्वास्त गुजारों का बच्चा ही नहीं है बल्कि रेस्पोंडेंट्स की औलाद है। ज़रा इस बच्चे की परेशानी, जहनी कैफियत और जज्बाती सदमे का तसव्वुर करें जो एक ऐसे ख़ानदान के साथ रहता रहा जहाँ उसके माँ बाप के साथ साथ 6 बहनें और 1 भाई भी था और वो बच्चा उन्हें अपना असल ख़ानदान समझता रहा और अब उसे बता दिया जाए कि वो उससे ताल्लुक़ नहीं रखते और वो दरअसल रेस्पोंडेंट यानी हकीकी वालिदैन का बच्चा है और हकीकी ख़ानदान में उसके 13 बहन भाई हैं। इसके बाद जस्टिस फैसल जमान खान ने सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसलों का हवाला देते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के सेक्शन 17 की तशरीह करते हुए अपने फैसलों में यह करार दिया है कि कम उम्र बच्चे की तहवील के बारे में फ़ैसला करते वक्त सबसे पहली और बुनियादी बात उसकी फलाह व बहबूद है। यह सेक्शन किसी शख्स को सरपरस्त मुकर्रर करने के लिए गाइडलाइंस देता है। ऊपर बयान करदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मजमूई तौर पर पढ़ने से वाज़ेह होता है कि अदालत को नाबालिग बच्चे की फलाह व बहबूद के तयन के लिए कई अवामिल को मद्देनज़र रखना चाहिए जिनमें बच्चे की उम्र, जिन्स और मजहब, मुजव्वज़ा सरपरस्त का किरदार और सलाहियत, उसकी बच्चे के साथ क़ुर्बत, अगर बच्चे के वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं तो उनकी ख्वाहिशात और मुजव्वज़ा सरपरस्त का बच्चे के साथ मौजूदा ताल्लुक़ शामिल हैं। इसके अलावा अगर बच्चा समझ बूझ रखता हो तो अदालत बच्चे की इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को भी देख सकती है। मज़ीद ये भी करार दिया गया है कि नाबालिग बच्चे की फलाह के तयन में अदालत ये हकीकत नज़रअंदाज कर सकती है कि बाप कुदरती तौर पर सरपरस्त है या माँ को हिजानत का हक़ हासिल है। इसके अलावा एक्ट के सेक्शन 17 की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई के अपने एक ताज़ा तरीन फ़ैसले में इस बात पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि बच्चे की आवाज़ और बच्चे की यह तरजीह कि वो किसके साथ रहना चाहता है या चाहती है
इस बात को कम उम्र बच्चे की तहवील के मुकदमात में संजीदगी से मद्देनज़र रखा जाना चाहिए ताकि उसके बेहतरीन मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। फैसले के मुताबिक ये भी मुशाहिदा किया गया है कि बच्चे की बात सुनने का मतलब उसे मान लेना नहीं, बल्कि उसके नुक्ता नज़र को इस हद तक समझना है कि उसकी बेहतरी के मुताबिक फ़ैसला किया जा सके। इन अदालती नज़ीरों, मौजूदा मुकदमात के ख़ास हालात और फ़रीक़ैन के तरजीही हक़ को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 13 साला नाबालिग बच्चे को 29 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया, जहाँ उससे उसकी जहनी कैफियत और समझबूझ की बुनियाद पर उसकी तरजीह जांचने के लिए सवालात पूछे गए, जिनके उसने बखूबी जवाब दिए। अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए बच्चे ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि वो परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। इस मौके पर बच्चे की तहवील एक हफ्ते के लिए आर्जी तौर पर उसके हकीकी वालिदैन के हवाले कर दी गई, ताकि उसे अपने हकीकी वालिदैन के साथ रहने का भी मौका मिले और वो एक बाखबर और समझदार इंतखाब कर सके। जिसके बाद 7 नवंबर को बच्चे की तहवील दोबारा परवरिश करने वाले वालिदैन को वापस दे दी गई। फिर जब बच्चा दोबारा अदालत में पेश हुआ तो उससे फिर पूछा गया कि वो किस फरीक के साथ रहना चाहता है, जिस पर उसने एक बार फिर बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा कि वो परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। फैसले में अदालत ने मज़ीद लिखा है कि यह बात यहाँ बयान करना मुनासिब होगा कि बच्चे ने अदालत के सामने बयान देते हुए जो एतमाद और पुख्तगी दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। इससे ज़ाहिर होता है कि परवरिश करने वाले वालिदैन ने उसकी अच्छी परवरिश की है। इन हक़ाइक़, मुकदमे के ख़ास हालात और बच्चे की बात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि बच्चा एक ऐसी उम्र में है कि उसका मौक़िफ़ वज़न रखता है, और क्योंकि उसने दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, खुसूसन उस वक्त कि जब उसके हकीकी वालिदैन कोई ऐसे हालात साबित नहीं कर सके कि जिनसे यह ज़ाहिर हो कि बच्चे की परवरिश पालने वाले वालिदैन के घर में मुनासिब माहौल में नहीं हो रही। इसलिए मातहत अदालतों ने इन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके कानूनी गलती की है, खुसूसन इस बात के बावजूद कि मातहत अदालत की जानिब से दिए गए हुक्म में वाज़ेह तौर पर दर्ज था कि बच्चा अदालत में पेश हुआ था और उसने दो टोक अल्फाज में कहा था कि वो दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ रहना चाहता है। फिर भी मातहत अदालतों ने बगैर कोई वजह बताए बच्चे की आवाज़ को जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और उसकी तहवील हकीकी यानी पैदा करने वाले वालिदैन को दे दी, हालांकि बच्चे की फलाह व बहबूद सबसे अहम पहलू है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में मज़ीद लिखा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि जब नाबालिग बच्चे की तहवील के मामले में हकीकी वालिदैन और परवरिश करने वाले वालिदैन का मुकाबला किया जाए तो हकीकी वालिदैन को तरजीही हक़ हासिल होता है। लेकिन जैसा कि पहले बयान किया गया है कि नाबालिग बच्चे की तहवील के तयन में बुनियादी अहमियत उसकी फलाह व बहबूद की होती है। इस हकीकत का जायज़ा लेते वक्त मातहत अदालतों ने मुकम्मल तौर पर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि हकीकी वालिदैन ये बात साबित करने में नाकाम रहे कि बच्चे की तहवील दरख्वास्त गुजारों यानी परवरिश करने वाले वालिदैन को आर्जी तौर पर इस शर्त के साथ दी गई थी कि जब दरख्वास्त गुजारों के यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा तो बच्चे की तहवील उन्हें वापस कर दी जाएगी। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट मौजूद होता तो कम से कम उसकी तफसीलात तहवील की दरख्वास्त में लाजमी बयान की गई होती। मिसाल के तौर पर ये किसकी मौजूदगी में, कहाँ, कब और किस वक्त तय पाया था। इसके अलावा हकीकी वालिदैन ये भी साबित नहीं कर सके कि बच्चे की परवरिश मुनासिब और आरामदेह माहौल में नहीं हो रही है। फैसले के मुताबिक एक और पहलू जिसे मातहत अदालतों ने नज़रअंदाज किया है वो यह है कि बच्चे के हकीकी वालिद एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मुतअद्दिद शादियों से 13 बच्चे हैं। क्या एक नाबालिग बच्चे को इतने बड़े ख़ानदान में भेजना महफूज होगा जहाँ उसके लिए सब लोग अजनबी हैं, जबकि बच्चे की परवरिश करने वाले वालिदैन के यहाँ 6 बहनें और एक भाई हैं जिनके साथ वो 13 साल तक इसी यकीन के साथ रहता रहा कि यही उसका असल ख़ानदान है। ऐसे में अचानक उसे बिल्कुल अजनबी माहौल में भेज देने से उसकी जहनी हालत क्या होगी। साथ ही ये बात भी नज़रअंदाज कर दी गई कि तस्लीम शुदा तौर पर बच्चे के हकीकी वालिद का बेटा परवरिश करने वाले वालिदैन की बेटी का शौहर है और इन दोनों के दरमियान इस दवाजी तनाज़ा चल रहा है और इस तनाज़े के रद्द-ए-अमल के तौर पर बच्चे की तहवील के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। फैसले के इख्तिताम में लिखा है कि जैसा कि ऊपर बयान किया गया और मौजूदा मुकदमे के हक़ाइक़ और ख़ास हालात को मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुँची है कि नाबालिग बच्चे की फलाह व बहबूद दरख्वास्त गुजारों यानी उसकी परवरिश करने वाले वालिदैन के साथ है। क्योंकि दोनों मातहत अदालतों ने ऊपर बयान करदा हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया, इसलिए उन्होंने नाबालिग बच्चे की तहवील उसके हकीकी वालिदैन को देकर कानूनी गलती की। लिहाजा ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है, जिसके नतीजे में मातहत अदलिया का हुक्म और फैसला मनसूख किए जाते हैं और बच्चे के हकीकी वालिदैन की जानिब से बच्चे की तहवील के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। इस तरह अदालत ने बच्चे को 13 साल से उसकी परवरिश करने वाले वालिदैन के हवाले कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।